नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बिहार में कल से असली महासंग्राम शुरू होगा, क्योंकि कल है दूसरे दौर का नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन, और इसी के साथ हो जाएगी महागठबंधन की सारी तस्वीर साफ। कल साफ हो जाएगा कि महागठबंधन की दोस्ती में है कितना दम, या फिर फ्रेंडली फाइट के नाम पर यूं ही सरफटव्वल चलती रहेगी। लेकिन असली महासंग्राम से पहले तेजस्वी यादव ने एक और ऐसा वादा कर लिया है, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि तेजस्वी के वादों की आखिर कितनी गारंटी है, क्योंकि उनके वादे अब बिहार के कुल बजट को भी क्रॉस करने लगे हैं। लोग अब बोल रहे हैं कि वादों का कैसा फेर, छोटी चादर और लंबे पैर। सवाल यह भी है कि खाली है खजाना, फिर वादे क्यों करना। तो इन्हीं सब चुनावी वादों को हम करेंगे डिकोड, और शुरू करते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। दूसरे चरण का नामांकन पूरा होने के बाद भी महागठबंधन में खींचतान जारी है, और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि कल महागठबंधन का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उसके पहले पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को लुभाने के लिए चुनावी योजनाओं और वादों का पिटारा खोल दिया। बिहार के हर परिवार को नौकरी, सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाले राजनीति नेता तेजस्वी यादव ने आज फिर इस वादे को दोहराया। साथ ही तेजस्वी ने बिहार चुनाव के लिए कुछ और नई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही सभी जीविका दीदियों को न सिर्फ स्थायी करेंगे, बल्कि उनकी सैलरी भी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देंगे। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने राज्य के सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट यानी स्थायी करने का वादा भी किया। इसके साथ ही तेजस्वी ने मां बेटी योजना लाने की बात भी कही। तो पहले आप सुनिए कि तेजस्वी यादव ने किस तरह के चुनावी वादे किए हैं, फिर हम आपको बताएंगे उनके वादों में कितना है दम। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है, और ये जरूर हम लोग करेंगे। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि वादे अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति का यह दुर्भाग्य है कि चुनावी मौसम में जनता के लिए वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जनता के विकास के लिए कोशिशें बहुत कम की जाती हैं। जीविका दीदी को लेकर किया गया तेजस्वी का वादा भी इसी श्रेणी में आता हुआ दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल ये कहने से पहले हमने एक सीधा साधा गणित लगाया है कि जीविका दीदी समूह की जो कम्युनिटी मोबिलाइजर को सरकारी नौकरी का दर्जा देकर प्रति माह 30,000 रुपए की तनख्वाह देने का तेजस्वी का वादा आखिर हकीकत है या कितना फसाना है। और अब ये गणित हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, बिहार में इस वक्त करीब 13 लाख कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका दीदी हैं। इन्हें सीएम जीविका दीदी कहा जाता है, और तेजस्वी के वादे के मुताबिक
हर सीएम जीविका दीदी को हर महीने 30,000 रुपए दिया जाएगा। तो यह रकम होती है 3900 करोड़ रुपए महीना। इस तरह से यह रकम सालाना हो जाएगी 46,800 करोड़ रुपए, यानी हर साल बिहार सरकार को 46,800 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। आइए अब देखते हैं कि बिहार का सालाना बजट कितना है और यह 46,800 करोड़ रुपए इस बजट का कितना प्रतिशत होता है। यह देखिए, बिहार का इस वर्ष सालाना बजट है करीब 3,17,000 करोड़ रुपए। अब अगर इसमें से सीएम आजीविका दीदी के लिए 46,800 करोड़ रुपए निकाल दिए जाएं तो यह होता है बिहार के कुल बजट का करीब करीब 15%। तो सोचिए, सीएम जीविका दीदी को सैलरी बांटने में ही बिहार के बजट का 15%, जी हां 15% चला जाएगा। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान को उतने ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चादर हो, लेकिन लगता है कि हमारे देश के नेता ये सीख भूल गए हैं। बात सिर्फ सीएम जीविका दीदी को 30,000 रुपए महीना देने की नहीं है, बल्कि तेजस्वी के एक और वादे पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, और वो वादा है हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का। आइए अब इस वादे का भी गुणा गणित निकाल कर देख लेते हैं। देखिए, बिहार में इस वक्त करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं है, यानी 2 करोड़ 90 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। यदि हर सरकारी नौकरी में औसतन सैलरी हम 50,000 रुपए मान भी लें तो यह सैलरी सालाना होती है 6 लाख रुपए। अब अगर 6 लाख रुपए प्रति वर्ष को 2 करोड़ 90 लाख से गुणा किया जाए तो यह करीब होती है 17,40,000 करोड़ रुपए ये बनते हैं, जबकि बिहार का कुल बजट 3,17,000 करोड़ रुपए का है, यानी कुल बजट का 6 गुना, जी हां, कुल बजट का 6 गुना से ज्यादा रकम जो है वो सैलरी बांटने में ही निकल जाएगी। यानी साफ है कि तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी वाला वादा करने से पहले बिहार के कुल बजट की सच्चाई का ध्यान ही नहीं रखा। न केवल उन्होंने ध्यान नहीं रखा बल्कि अध्ययन भी नहीं किया, और तेजस्वी की घोषणाओं को झूठ का पुलिंदा बताते हुए बीजेपी ने उन पर तीखा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव की बातें न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का मखौल भी उड़ाती हैं। आप भी सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे तेजस्वी के वादों पर एक एक करके पलटवार किया। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव यह था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे, और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। महिला उत्थान के लिए एनडीए की सोच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक व्यवस्थित, व्यवहारिक और निरंतर सोच है। राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। तेजस्वी जी बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है, इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। तो दरअसल तेजस्वी यादव की इन घोषणाओं के पीछे एक डर भी छुपा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी और सीएम नीतीश दोनों ही बिहार की महिलाओं के बीच न केवल लोकप्रिय हैं बल्कि उन्हें महिला मतदाताओं का भरोसा भी हासिल है। अकेले सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो 2005 के बाद से ही उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 2006 के आरंभ में उन्होंने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की, जिसके तहत लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए नगद राशि दी गई। बिहार सरकार के मुताबिक अब तक छात्राओं को करीब 97 लाख से अधिक साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं।
2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की शुरुआत की थी, जिसे महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला है। इससे महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में भी कमी आई है। 2018 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को अपनी सारी योजनाओं के बीच जोड़ दिया, जिसमें जन्म से ग्रेजुएशन तक हर बालिका को, हर बच्ची को किश्तों में 94,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना से अब तक 49 लाख लड़कियों को लाभ मिल चुका है। इसके अलावा नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया है। वहीं सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें रखी गई हैं और आशा ममता कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो बढ़ा दिया गया है। और बिहार सरकार ने राज्य में कार्यरत लगभग 4 लाख महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के पास आवास यानी घर की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। और जीविका दीदी जो आज बहुत खबरों में है, उनके लोन पर लगने वाले ब्याज में सब्सिडी दी जाती है नीतीश सरकार द्वारा। और आंगनवाड़ी सेविकाओं को मोबाइल और सहायता राशि दी जाती है। और तेजस्वी के चुनावी वादों पर एनडीए नेताओं का कहना है कि जीविका दीदियों के जीवन में खुशियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से आई हैं। ये लोग सिर्फ सपने दिखा सकते हैं, तेजस्वी के लिए कहा गया, और सपने ये लोग पूरे नहीं कर सकते। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। 15 वर्षों के शासन काल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है, उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। तो जो कभी सोचा ही नहीं है वह आगे क्या कर सकता है। भ्रम जो वादे और घोषणाएं श्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बिहार की सरकार उन सारे दावे और वादों को पूरा कर चुकी है। चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे जीविका हो या कोई शिक्षा का हो। आइए अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो जीविका दीदी के लिए 30,000 रुपए वाली घोषणा की है, उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल हमारे देश की राजनीतिक पंडित भले ही बिहार में कास्ट समीकरण तलाशते हैं, लेकिन यहां महिला वोटर का समीकरण बहुत मैटर रखता है। एक तरह से बिहार राजनीतिक रूप से महिला शक्ति का प्रतीक बन चुका है, क्योंकि यहां हार जीत का जो दारोमदार है वो महिला वोटर के ऊपर होता है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में सभी दलों की नजर महिला वोटर्स पर लगी हुई है। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि बिहार में महिला वोटर की शक्ति का पूरा सच क्या है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 53.3% था, वहीं महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इससे कहीं ज्यादा 59.4% था, यानी पुरुषों की तुलना में करीब 6% ज्यादा। अगर वोटों की संख्या की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 2 करोड़ 14 लाख पुरुषों ने वोट डाला, वहीं महिला वोटर की संख्या इससे ज्यादा थी। इन चुनावों में तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख महिलाओं ने वोट डाला है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें जहां पुरुष वोटर्स का जो परसेंटेज था वो 54.6 था, वहीं 59.7% महिलाओं ने वोट डाले। अब महिला वोटर की असली ताकत समझने के लिए इस आंकड़े को देखिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की कुल 243 सीटों में से 167, जी हां 167 सीटों में महिलाओं के मतदान की दर पुरुष वोटर से कहीं ज्यादा थी। महिला वोटर वाले ये ज्यादातर इलाके उत्तरी बिहार में थे और इस क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए को ज्यादा सफलता मिली। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए। नीतीश कुमार की पार्टी ने जिन 43 सीटों पर जीत हासिल की, उनमें से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया था। असल में बिहार में बहुत ज्यादा पलायन है। रोजी रोटी के लिए बड़ी संख्या में पुरुष जो हैं वो देश के दूसरे इलाकों में रहते हैं और इसी वजह से इनमें से ज्यादातर पुरुष वोटर जो होते हैं वो चुनाव के समय क्षेत्र में नहीं होते, जिससे महिलाओं की मत प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है। ये जानना भी रोचक होगा कि बिहार में बहुत तेजी से महिला वोटर की संख्या बढ़ी है। 2010 से 2014 के बीच महिला मतदाताओं में 44%, 44% की वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष वोटर की संख्या में 36%, 36% की बढ़ोतरी हुई है। और इतना ही नहीं, बिहार में कुल करीब 1,37,000 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से करीब 71,000 महिलाएं हैं, जो लगभग 52% है। और पंचायत और ब्लॉक स्तर के ये जनप्रतिनिधि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को कितना प्रभावित करते हैं, ये आप सबको मालूम है। तो बीजेपी या यूं कहें
एनडीए के दलों ने जब जब महिलाओं से कोई वादा किया है उन्हें चुनाव में सीधा सीधा फायदा मिला है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस और इंडी गठबंधन का रिकॉर्ड बहुत खराब है। चुनाव से पहले विपक्ष की पार्टियों ने भी महिलाओं से कई लुभावने वादे किए, लेकिन उन्हें वो सफलता, वो कामयाबी नहीं मिली जो बीजेपी को मिलती है। शायद इसे ही भरोसा कहा जाता है, और इसी भरोसे की कमी एनडीए के लिए दिखाई देती है, इंडी गठबंधन के लिए दिखाई देती है। देखिए, चुनावी नतीजे अगर हम देखें तो तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो करीब हर राज्य में महिला मतदाताओं ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भरोसा नहीं किया है। यहां तक कि हर बार इन पार्टियों ने बीजेपी के वादों से बढ़कर वादा किया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पिछले साल हुआ लोकसभा चुनाव। इन चुनावों में राहुल गांधी ने नारी न्याय योजना का वादा किया था, जिसके तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया था। कांग्रेस ने भरोसा जीतने के लिए इस योजना के फॉर्म तक भरवा लिए थे, और राहुल गांधी अपनी सभाओं में महिलाओं से उनके बैंक अकाउंट में खटाखट पैसे आने की बात कर रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें मिली। यानी सारी कवायद के बाद भी कांग्रेस के वादे पर देश भर की महिलाओं ने रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया। इसी तरह हम पिछले कुछ विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र में महिलाओं से खूब बढ़ चढ़कर वादे किए। यहां तक कि बीजेपी ने जितनी आर्थिक मदद देने की बात की थी, कांग्रेस ने उस राशि से ज्यादा राशि देने का वादा कर दिया। लेकिन इन सभी राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। कुछ यही हाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का हुआ। उन्होंने भी चुनाव से पहले महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे, लेकिन फिर भी दाव चला बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का हो गया सूपड़ा साफ। तो इस सबके बीच अब महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी सहयोगी दलों में खींचतान साफ साफ नजर आ रही है। एक तरफ जहां भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी की है, और अगर ऐसा होता है तो इंडी गठबंधन को इससे लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में राहुल गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने से महागठबंधन को फायदा पहुंचेगा। यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। आपको याद होगा कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो राहुल गांधी ने किस तरह का अजीबोगरीब बयान दिया था। और अब शायद कांग्रेस पप्पू यादव के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। हालांकि पप्पू यादव की इस राय से कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि देर से ही सही सभी को यह बात माननी ही पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं और किसके इशारे पर दे रहे हैं। आप भी सुनिए अखिलेश प्रसाद सिंह और पप्पू यादव के वो बयान क्या है। डेमोक्रेसी में संख्या बल के आधार पर ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुना जाता है, और वो संख्या आरजेडी के पास है, तो इस बात को हम लोग कितना दिन झुठला सकते हैं। तो आपके अलावे भी बाकी लोग कल के बाद कहेंगे तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के चेहरे? कहना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जिनको भी बनाना हो माले के नेता को, वो चुनाव के बाद बनाए ना, कहाँ दिक्कत है। तेजस्वी जी को ही बनाना हो तो चुनाव के बाद आप घोषणा कर लीजिए, बनाइए। मेरी राय है कि यह लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही सामने में दिख रहा है लोगों को, और ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय भी है। और जो हमारे नेता का परसेप्शन है, नेता की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का जो परसेप्शन है, उसमें हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके चेहरे पर ही लड़ने में इंडिया गठबंधन को बेनिफिट है। अब बीजेपी महागठबंधन में छिड़े इस घमासान पर तंज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन ना तो साझा घोषणा पत्र तैयार कर पाया, ना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, और ना ही साझा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी वो तय कर पाए। यहां पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है।
तो इतना ही नहीं, महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के बीच सीटों और साझा घोषणा पत्र को लेकर भी खींचतान बढ़ती ही जा रही है। मामला सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत को पटना भेजा। गहलोत और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और लालू यादव से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और उसके बाद गहलोत और अल्लावरू ने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन गहलोत ने यह भी कहा कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं और कभी कभी 5-7 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला यानी फ्रेंडली फाइट हो जाती है। महागठबंधन में खींचतान के सवाल पर तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो जाएगा। मतलब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ साफ होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप भी सुनिए महागठबंधन में मचे घमासान पर कांग्रेस आरजेडी ने क्या कहा। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है, वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता देंगे। तो महागठबंधन के नेता भले ही कल तक मामला सुलझाने की बात कह रहे हों, लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि जो गठबंधन सीटों का बंटवारा तक नहीं कर सकता, वो सरकार क्या खाक में चलाएगा। ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। एक साथ घटक दल कभी एक साथ बैठे नहीं। राहुल जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, सब SIR को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया, सब किया, वेयर इज ही, है कहाँ वो? महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है। महागठबंधन में अभी भी कई एक सीटों पर आमने सामने लड़ रहे हैं। यह जनता को क्या संदेश देंगे कि हम अभी अपने में लड़ रहे हैं, जब सीट जो बंटवारा नहीं कर सका वह सरकार और राज्य क्या चलाएगा। महागठबंधन में महाफूट हो गई है, किसी का कोई तालमेल नहीं है। ये सीटों का गठबंधन करके कई सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और राजद के कार्यकर्ता जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको हराने में लगे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं ही नहीं, जो भी छोटे मोटे नेता हैं वो राजद को हराने में लगे हैं और बिहार की जनता भी इनको हराने में लगी। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम और हलाल सर्टिफिकेशन पर क्या किया, कैसा प्रहार। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। पुलिस? मिस सीमा जी, अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और आरएसएस के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम को सनातन की आस्था का सबसे बड़ा शत्रु बताया। साथ ही उन्होंने एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार का रुख साफ किया और कहा कि इससे जुटाए पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद और धर्मांतरण के लिए होता है। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिए सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।